दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। और ये चर्चा हमारे पिछले 2 एपिसोड से चल रही है विवाह को लेकर, कुंडली मिलान को लेकर, हॉरोस्कोप मैचिंग को लेकर। तो आइए आप ही के सवालों के साथ इस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। तो दीपक जी, जैसे पिछले सेशंस में हम ये चर्चा कर रहे थे विवाह को लेके, कुंडली मिलान को लेके, कई सारे दोष भी हमने डिस्कस करे थे। तो एक दोष निकल के आया था विवाह भंग दोष। तो सर, ये विवाह भंग दोष क्या होता है, कैसे जान सकते हैं इसे कुंडली में? विवाह भंग दोष तब बनता है, उसको शब्द दे दिया गया क्योंकि कोई योग है तो उसको एक दोष को शब्द देना पड़ेगा। जब आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है, पुनः कहूंगा लग्न से इसको विचारिए, सप्तम भाव का स्वामी अपने से जब छठे या 8वें स्थान पे या 12वें स्थान पे बैठा हो। 6, 8 और 12 स्थान अच्छा नहीं माना जाता। 6, 8 और 12। तो अगर अपने स्थान से विवाह का स्वामी जो है सप्तम भाव का स्वामी अपने स्थान, यानी जैसे मान लीजिए मेष लग्न है, तो मेष लग्न में जो सप्तम भाव होगा वो होगी तुला राशि। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो सप्तमेश का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया, वीनस। अब अगर शुक्र बैठा है अपने स्थान से 6, 8 या 12, यानी मेष लग्न के लिए 12वां स्थान 12वें भाव में हुआ, यानी मीन राशि का बैठा हो जी, तो सप्तम अपने भाव से 6ठे स्थान पर हो गया। या फिर वो वृषभ राशि में बैठा हो, अपने स्थान से 8वां हो गया, या फिर अपने स्थान से 12वें में बैठ गया, यानी कन्या राशि का हो गया। लग्न से 6ठे भाव में, लग्न से 6ठे, लग्न से 12वें, लग्न से दूसरे, तो सप्तम से क्या होगा? द्वादश, अष्टम और 6ठा, अष्टम और द्वादश, यानी अपने स्थान से कोई ग्रह सप्तम भाव का स्वामी अगर 6, 8 या 12वें भाव में बैठ गया तो वह विवाह भंग दोष बनाएगा जी। 6ठे में बैठेगा तो शत्रुवत व्यवहार करेगा, यहां वहां धोखा। वैसे भी शुक्र अगर द्वादश में उच्च का होकर बैठ गया, तो ज्योतिष को मैं जनरलाइज करके नहीं बोलना चाहता, फिर भी ऐसे लोगों के संबंध खूब होते हैं। हाँ, रुकता ही नहीं। मतलब कई बार तो एक साथ 4 रिलेशनशिप मैनेज करते हैं ऐसे लोग, तो वहां पर विवाह तो टूटेगा। इस तरह के प्रेडिक्शंस भी हम मैं कार्यक्रम में जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ज्योतिष का जब मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, 1 to 1 बात करता हूँ, तो 3 चीज पर मैं प्रेडिक्शन, मैंने साइट पे लिखा हुआ है, डेथ, कैरेक्टर और जो है वो पेट में जो गर्भावस्था में बच्चा है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का होगा कि लड़की होगी। ये 3 चीज की सर्विस में नहीं देता। तो ये प्रश्न हमसे पर्सनली ना पूछें, अपना कोई पूछता तो मैं बोल देता हूँ कि आप तो खूब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो लेकिन अगर अब क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि फोन करने वाला कौन है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि ये बात भी सही, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो हो सकता है कि उसका शुक्र बहुत मजबूत हो और वो व्यक्ति या महिला अधिक संबंधों में उनकी रुचि हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी छोड़ देता है चीजों को कि नहीं करना है मुझे। कर्म से व्यक्ति बदलता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं अगर बोल दिया तब तो संबंध ही खराब हो जाएगा, पता चलेगा अगला व्यक्ति करता ही नहीं, कुछ भी छोड़ दिया है, वो था या नेचर है, लेकिन हम कंट्रोलिंग पावर भी तो होती है। तो इसलिए इसका मैं करता नहीं, लेकिन चांसेस बहुत होते हैं, तो ऐसे में टूटता है। और 6ठे भाव में नीच का आ जाएगा तो भी नुकसान पहुंचाएगा, अष्टम में होगा तो कष्टकारी हो जाएगा, तो आपके लिए कष्ट देने वाला हो जाए, वो मानसिक कष्ट दे, आर्थिक कष्ट दे, वाणी संबंधी कष्ट दे, तो हमेशा कष्ट। तो ऐसे विवाह चलते नहीं, उसको हम लोग विवाह भंग। इसमें अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके गहरे रिश्ते, मतलब पुनः कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप फेरे लिए हो, आप रिलेशनशिप, आपका गहरा रिलेशनशिप होकर के टूट सकता है, विवाह होकर के टूट सकता है, और कई बार एक से ज्यादा बार टूटता है अगर सावधानी न बरती जाए तो सावधानी अब इसमें क्या बरती, यहाँ पे चूंकि इस पे बात कर रहा हूं तो मैं कर ही दें कि अगर विवाह भंग दोष आपकी कुंडली में है तो आप तो खुद प्रोन हो गए। अब आपको देखना पड़ेगा कि जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में भी उसी तरह का दोष तो नहीं है, फिर दुनिया का कोई उपचार उसको नहीं रोक पाएगा। आप कराते रहिए माँ का त्यानी, कराते रहिए ग्रह की शांति पूजा, वो नहीं ठीक होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो अब ऐसे लोगों को चाहिए कि जिससे विवाह हम करने जा रहे हैं उसका सप्तम भाव और सप्तमेश बहुत अच्छी कंडीशन में हो, या वो देख रहा हो या उसी घर में बैठा हो, ताकि उसके कुंडली में विवाह भंग दोष हो ही ना किसी कीमत पर। तब ऐसे में फिर उपचार करके अपनी कुंडली में ग्रह शांति पूजा वगैरह करा करके ऐसे विवाह सस्टेन काफी सारे डायनामिक्स देखने पड़ते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जी। तो जब हम दोष की बात कर रहे हैं, तो जैसा हम चर्चा कर भी रहे थे कि कभी-कभी हम देखते हैं कि आपकी शादी हुई और उसके बाद तुरंत डिवोर्स की फाइलिंग हो गई और बहुत सारा फाइनेंशियल सेटबैक आ गया। तो धन हानि के जो दोष होते हैं विवाह के तुरंत बाद जो जीवन में आ जाते हैं, तो उन दोषों को, धन हानि के दोष को हम कुंडली मिलान के जरिए कैसे पहचान सकते हैं ताकि उनसे बचा जा सके?
छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हो, 6th हाउस लॉर्ड इन 7th, अच्छा जी, यानी ऋण रोग शत्रु भाव का स्वामी आपके लग्न से छठा भाव जो होता है वो ऋण रोग और शत्रु का होता है। तो अगर उसका स्वामी बैठ गया आपके सप्तम भाव में, फिर तो आपका जो जीवन साथी मिलेगा वो आपसे पैसा भी लेगा, आपसे शत्रुत व्यवहार भी करेगा और आपके लिए कष्टकारी होगा। धन हानि निश्चित, धन हानि लगभग निश्चित है। और अगर सप्तमेश आपका छठे में बैठा है तो आप अपने जीवन साथी या जीवन संगनी से धन ऐंठ लेते हैं, वाइस वर्सा हो ले लेंगे। हाँ, तो ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर छठे का स्वामी सप्तम में बैठा है तो विवाह अवॉइड करें, धन हानि होने की संभावना बने। अब ऐसे में धन हानि तब नहीं होगी जब लग्न बहुत फ्रेंडली हो या आपके लिए भाग्यशाली हो। तो ऐसी स्थिति में कोशिश, हालांकि फिर कह रहा हूं कि दिक्कत क्या होती है, हम लोग जो प्रोग्राम में बोलते हैं ना, लोग दर्शक इसको सूत्र मान लेते हैं जी, जी, जी। और कुंडली दिखाना नहीं चाहते जी। वो अपने से डिसीजन ले लेते हैं जी, जी, जी। तो कहते हैं ना, लैब टेस्ट में भी किया जाता है मेडिकल, तो लोग बोलते हैं क्लिनिकली चेक कर लो जाकर के कि रोग प्रूवन है हाँ है कि नहीं। तो आप भी कोई फॉर्मूला मत बना लीजिए जो मैं बता रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी ये होना चाहिए कि अगर कि आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है तो कोशिश करिए कि विवाह ऐसे व्यक्ति से हम करें जो उसका आपके सेकेंड हाउस का स्वामी उसका लग्न हो, या आपका भाग्येश उसका लग्न हो, पंचमेश उसका लग्न हो, या आपका लग्नेश उसका लग्न हो, ताकि कम से कम वो व्यक्ति शत्रुवत ना व्यवहार करे। अब अगर आपका छठे भाव का स्वामी आपका जो मान लीजिए से मेष लग्न है और कन्या वाले से आपने शादी कर ली, अच्छा, और आपकी कुंडली में कन्या का सप्तम में बैठा, दुनिया की कोई ताकत आपको धन हानि से नहीं बचा सकती। करते रहिए कोई भी पूजा, नहीं होगा। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दीपक जी वो ज्योतिर्विद हैं, तो वो सारी चीजें कुंडलियों में एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि उन्हें एक डीप नॉलेज है, उनके पास एक गहरा ज्ञान है, तो दर्शकों आप जो भी समस्याएं लेके आए उन्हें ज्योतिर्विद के माध्यम से ही समझें, अपनी एनालिसिस ना करें, क्योंकि एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें बिना ज्ञान के अभाव में बहुत नुकसान, जैसे सर कहते हैं बार बार कि उन्हें जनरलाइज ना करें। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल सर ये होगा कि जब हम दोषों की बात करें, कौन सा ऐसा दोष होगा, या विवाह के जरिए, या जब हम बात करते हैं कुंडली में ऐसी क्या चीज है कि अगर वो आपकी कुंडली में है तो आप विवाह बिल्कुल ना करें, वो योग ना बने। इसको लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी जी, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ सूत्र पूछ दिया। उससे पहले मैं थोड़ा और ग्रहों के ऊपर चर्चा कर लेना चाह रहा हूँ, विवाह दोष पे बात चल रही है। एक तो देखिए, अगर आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, विशेष करके राहु या केतु, तो कॉम्बिनेशन बहुत तरह के बनते हैं। राहु गुरु बैठ गए एक साथ, राहु मंगल बैठ गए एक साथ, राहु शनि बैठ गए एक साथ, तो विवाह करते समय आप सामने वाले की कुंडली का सप्तम भाव जरूर देखें। अगर आपकी कुंडली ठीक है और आप कुंडली दूसरे का देख रहे हैं, मतलब आप अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, तो ये कोशिश किया करिए कि उसकी कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं सप्तम भाव के अलावा भी, जैसे शुभ ग्रह में आते हैं शुक्र, बुध और गुरु, ये नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा भी शुभ है, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अगर अमावस्या के आसपास हो तो शुभ नहीं माने जाते। तो और मंगल, राहु, केतु, सूर्य, ये सब पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये तीन ग्रह वक्री ना हो, कोई भाव हो, क्योंकि अगर ऐसे तीनों ग्रह वक्री हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का विचार बड़ा, मतलब ऐसे कुछ होंगे दर्शक जो हो सकता है कि नाराज भी हो जाए मेरे से, लेकिन मैं जनरलाइज तो इसीलिए जनरलाइज भी मना करता हूं कि मत देखिए। कुछ ऐसे योग भी होंगे कि लग्नेश और पंचम बहुत अच्छी कंडीशन में ना हो तो, लेकिन सामान्य ऐसा देखा जाता है कि अगर बुध, गुरु और शुक्र तीनों ही वक्री अवस्था में हो, लग्न पंचम से संबंध बना रहे हो, साथ में राहु भी हो, तो विचार जो है बड़ा तार्किक और कुतार्किक होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इतना इरिटेटिंग पर्सनालिटी हो जाती है कि हर आदमी उससे चिढ़ने लगता है। तो उस तरह की चीजों को अवॉइड करें। मंगल राहु का योग बन रहा हो अगर, तो ये देखना होगा कि मेरी कुंडली में फिर बुध और चंद्रमा किस तरह के हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव को, अगर राहु किसी की कुंडली में दूषित है जी, तो सामने वाले की कुंडली में मरकरी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो राहु बहुत परेशान कर देगा आपको। बुध, क्योंकि बुद्धि का मामला है, वो युक्ति बल है, तो युक्ति को युक्ति से ही हैंडल किया जा सकता है। तो अगर मरकरी स्ट्रांग किसी का है और किसी में राहु दूषित हो रहा है, अब इधर बुध ठीक है तब जाके मैनेज हो सकता है। शनि खराब है तो बृहस्पति बहुत अच्छा है तो हो सकता है।
मंगल खराब है तो चंद्रमा बहुत मजबूत हो तो कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सी स्थितियां होती हैं जिसमें वाइस वर्सा कई बार विवाह करना आवश्यक होता है। कि देखिए दोस्त तो सब कुंडली में होगी, मेरी कुंडली में भी है, आपकी भी में, सब में होगी, भगवान राम की कुंडली में भी दोस्त, तभी तो इतना उनका जीवन अगर देखा जाए तो उनका व्यक्तिगत जीवन सुखपूर्वक थोड़ी रहा। बच्चों से दूर, पत्नी से दूर, जंगल में भटके, विवाह के बाद कितनी अच्छा, हम लोगों को तो सुनने में आसान लगता है कि एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता को कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति इतना प्रेम करता हो अपनी पत्नी को छोड़ा होगा तो उसके पे क्या गुजरी होगी, और बच्चों को। तो ये कहना आसान होता है दूसरे के, लेकिन अगर भगवान राम के जीवन को देखा जाए तो वो बहुत कष्टकारी, व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्टकारी रहा है। कृष्ण के जीवन को देखा जाए वो भी बहुत कष्टकारी रहा है, रहे ही नहीं बचपन से लेके एक जगह कहीं भी, केवल देश जन कल्याण में उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया, व्यक्तिगत सुख कहीं रहा ही नहीं। तो इस जबकि सारे ग्रह उच्च के थे, मतलब दोष तो होंगे कुंडली में, बिल्कुल होंगे, दोस्त तो होना ही होना है। अच्छाई बुराई दोनों होती है, कुछ चीजें मजबूत होती हैं उस पे आपको उठा देगा, कुछ चीजें ठीक नहीं होती वहां आपको गिरा देगा। तो दोस्त तो देखिए होंगे, दोस्त होना कोई खराब बात नहीं है। विवाह में क्या है कि देखिए हमारा उत्पन्न होना, माता पिता भाई बहन, वो तो नैसर्गिक हो गया, हमारा उसमें कोई बस नहीं था। लेकिन विवाह क्या है, एक सिलेक्शन है, तो वहां पे आप कुछ हद तक कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कर्म हमारा है, हमारा सिलेक्शन है, करियर हमारा सिलेक्शन है, स्टडी हमारा सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन वाले जहां मैटर हैं, जहां हमारा कर्म व्यवहार से हम उन चीजों को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, वहां अगर आप विवाह से पहले कुंडली मिलान में इन चीजों का ध्यान रख लें कि मेरी कुंडली में क्या कमियां हैं, अपनी कुंडली का विषय। मेरे पास कई बार ऐसी कुंडली आती है, सर लड़की, ज्यादातर ये लड़के वाले प्रश्न पूछते हैं, मुझे कभी भी गुस्सा भी आता है कि सर वो लड़की आएगी तो मेरी मम्मी पापा से निभा लेगी, मेरे भाइयों से निभा लेगी, मेरे से निभा लेगी। मैं पूछता हूँ भैया सारी जिम्मेदारी लड़की पे क्यों डाल रहे हो, थोड़ा आप भाई वही कि तुम्हारे घर आ रही है तो तुम उससे निभा लोगे कि नहीं ये भी तो देखो जी। तुम्हारे माता पिता उसे, हाँ मतलब सारी जिम्मेदारी निभाने की लड़की पे ही क्यों जा रही है कि लड़की मेरी मम्मी पापा से निभा लेगी, लड़की मेरे भाई से निभा लेगी, लड़की मेरे से निभा लेगी। आपको ये होना चाहिए कि सर ये देखिए कि कंपेटेबिलिटी ठीक है कि नहीं है। बाकी तो हम निभाएंगे उसके साथ जी। होना ये चाहिए, क्योंकि कोई आपके घर आ रहा है तो अब आपको उसको कंफर्ट लेवल देना है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं 90% कि हम बोलते हैं मेरे घर में तो इतने बजे नाश्ता बनता है, हम एक होटल की तरह मेनू चार्ट पकड़ा देते हैं, इनको इतने बजे चाय चाहिए होती है, इनको इतने बजे चाहिए, मेरे घर में कर्टेन जो है काला लगता है, नीला नहीं लगता है। अब अगले के घर में हो सकता है पीला लगता हो, तब तो सवेरे बदले ना अपने सिस्टम को पूरा। जबकि होना ही चाहिए कि भैया अब ये घर तुम्हारा, अब तुमको इसको जैसे रखना है रखो। मेरी ज्योतिष के साथ साथ आपको व्यवहारिकता भी देखिए। व्यवहारिकता नहीं हो ज्योतिष क्या कर लेगा, ज्योतिष क्या कर लेगा अगर आपके अंदर व्यवहारिकता नहीं है। तो ज्योतिष तो एक जानने का माध्यम है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, कब करें। ज्योतिष की सीमा इतनी है कि ये चीज ठीक है कि नहीं है, आपके हिसाब से कंफर्टेबल है कि नहीं है, और कब करें कब ना करें, गाइडेंस के लिए है बस जी जी। बाकी व्यवहारिकता अगर नहीं होगी आपके अंदर तब तो कोई भी चीज आप नहीं चला पाएंगे। दीपक जी अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया था वक्रीय, तो अगर ग्रह वक्रीय हो जाते हैं तो क्या उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है या निगेटिव इम्पैक्ट देते हैं? निगेटिव इम्पैक्ट देते हर जगह नुकसान नहीं करता हमेशा, हर जगह वक्री, कुछ जगह वक्री ग्रह बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में अगर ग्रह वक्री है तो वो निगेटिव इम्पैक्ट देगा। हाँ, रिश्तों के मामले में, व्यवहार के मामले में, पुरुषार्थ के मामले में वक्री ग्रह चीजों, थॉट प्रोसेस को और सोच को और रिलेशन को निगेटिविटी क्रिएट करता है। मतलब जैसे कि अगर पंचम भाव में वक्री ग्रह है तो व्यक्ति को आधा गिलास भरा हुआ नहीं पहले दिखाई देगा, उसको सबसे पहले खाली दिखाई देगा। वो कमरे में घुसेगा तो उसको ये दिखे कहाँ का पेंट छूटा हुआ है, पूरे कमरे का पेंट नहीं दिखाई देगा, उसको सबसे पहले दिखाई कि हाँ पेंट। ऐसे लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे होते हैं, टॉपिक भटक जाएगा। हाँ, तो ऐसे लोग रिसर्च में गजब के होंगे, लेकिन आप एक चीज और देखिएगा, जितने बड़े रिसर्चर होंगे उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता। अच्छा चलिए सर इससे बाद में बात करेंगे टॉपिक पे, लेकिन वापस आते हैं जो आखिरी प्रश्न था हमारा आज के सेशन का, कि कुंडली में विवाह के टाइम ऐसा क्या दोष अगर आप देखें तो विवाह ना करें, आप क्या सूत्र देंगे उन लोगों को? एक बार पुनः कहूंगा कि जनरलाइज मत करिएगा मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल जी, बट एक मोटा मोटी ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने लग्न से 6ठे और 8वें भाव के स्वामी का जिसका लग्न हो, जैसे मान लीजिए आपकी मेष लग्न है और किसी सामने वाले की कन्या लग्न है, या आपकी मेष से दूसरे की वृश्चिक लग्न है, भले ही वो दोनों के स्वामी मंगल हो रहे हैं, कभी विवाह मत करिएगा। विशेष करके 6ठे से तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके लग्न से 6ठे भाव का कोई स्वामी हो रहा है, 6 और 8 वाले को हमेशा अवॉइड करिए। ऑलमोस्ट मैरिज या तो चलेगा नहीं, लगभग 10 साल बाद, 20 साल बाद। मेरे पास कोई केस आए हैं जहाँ 58 साल की उम्र में डिवोर्स हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। हाँ, वो जब योग बनेगा तो टूट जाएगा, उसके टूटने की संभावना रहती है, या फिर बहुत कष्टकारी मैरिज। आप निभाते तो हैं लेकिन
घुट घुट के निभाएंगे उसको। तो ये फिर कहूँगा जनरलाइज मत करिएगा, लेकिन 6 और 8 को अवॉइड करिए। अगर आप अपने लग्न राशि से सामने वाले की लग्न राशि 6 या 8 भाव की स्वामी हो रही है आपकी कुंडली के, तो आप उसको, जैसे मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न है, सप्तम वृषभ लग्न में तुला वालों को अवॉइड करिए और धनु वालों को अवॉइड करिए, ये विवाह मत करिए। ये अगर नॉर्मल तो अवॉइड कर देना चाहिए एकदम। बाकी गुण मिलान कितना हो, सप्तम कहाँ बैठा हो, सब छोड़ दीजिए। लग्न अगर 6-8 है तो ना करें। अनुभव मतलब 10,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुका हूँ, तो अनुभव जो है, हाँ अनुभव है कि वो किसी न किसी बड़ा डेटा है, बहुत कष्ट देगा। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, ये बिल्कुल ऑन डिमांड था, ये जो एपिसोड्स थे विवाह संबंधी, कुंडली मिलान को लेके, हॉरोस्कोप मैचिंग को लेके, मांगलिक दोषों को लेके, जिन पे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे जैसे आपके सवाल हम तक पहुंचते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने के लिए। और जल्द ही मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नए विषयों को लेकर हमारी ज्योतिष चर्चा में एस्ट्रो दीपक दुबे जी के चैनल पर। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, जल्द मिलते हैं। नमस्कार।